हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 10th सीबीएसई ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर का आज हम लोग पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि भाई प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि नहीं, उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर पढ़ी थी और हमने ये वहां लास्ट में ये बताया था मैंने कि वहां पर अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्रॉप से क्वेश्चन मेनली बनते हैं आप लोगों के। तो ये चीज जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको एक तरीके से एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा पिछला वाला वीडियो और ये वीडियो कैसा लगेगा आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है जो कि हम लोग और भी एनर्जेटिक तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो मेजर क्रॉप्स के बारे में वहां पर बताया था मैंने। तो मेजर क्रॉप्स मेनली क्या होते हैं कि आपको देखने को मिलेगा, राइस होता है, व्हीट होता है, मिलेट होता है, पल्सेस होता है, टी होता है, कॉफी है, शुगर केन है, जूट है, ऑयल सीड्स है। उसके बाद मैंने वहां पर अभी आने वाले ये वीडियो में अभी सिल्क के बारे में डिस्कस करा है, कॉटन के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है, और रबर के बारे में डिस्कस करा है। तो बहुत सारे ऐसे जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनको भी हमने वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राइस, राइस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, चावल। तो ये एक स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड है, ठीक है, एक स्टेपल फूड है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और अगर देखा जाए तो इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। किसके बाद? चाइना के बाद। ठीक है, तो चाइना कौन है? फर्स्ट नंबर है और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर है राइस के प्रोडक्शन में। और एक ये खाने का प्रोडक्ट है जिसको शानदार तरीके से खाया जाता है। ये एक तरीके का खारिफ क्रॉप्स है। जनरली जो होता है इसको मानसून सीजन, रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है तब इसको लगाया जाता है और ठंडियों में, मतलब ठंडियों के समय में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसको काटा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि एक खारिफ क्रॉप है जिसमें एनुअल जो रेनफॉल है, अगर किसी भी रीजन में अगर एनुअल जो रेनफॉल है वो ओवर 100 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर क्या 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तब यहाँ पर या इस वाले टेम्परेचर में ये जो फूड क्रॉप है वो एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होगा और एक तरीके से यहाँ पर जनरेट होगा, मतलब जो प्रोड्यूस होगा खेतों में। इट इज कल्टिवेटेड इन द नॉर्थ, ज्यादातर इसमें नॉर्थ वाले पार्ट में होता है, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल रीजन एंड अ डेल्टिक रीजन। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ कहाँ पर होता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जैसे असम वगैरह में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। नॉर्थ में जैसे कि आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, ठीक है, पंजाब हो गया, ये बिहार में, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। तो ये सब सारे स्टेट्स में आपको ज्यादातर राइस देखने को मिलेंगे जहां प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये एक शानदार तरीके का फूड है और खास करके इसको ग्रीन रेवोल्यूशन में इसको बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, व्हीट और राइस पर, ताकि जो है इसका जनरेशन और भी किया जा सके। क्लियर? तो राइस के बारे में कंप्लीट है। अब आते हैं हम लोग व्हीट के बारे में। गेहूं, गेहूं भी एक, जैसे रोटी वगैरह आप खाते हो तो वो इसी से बनता है। तो इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। ये बोला गया कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरियल क्रॉप्स है वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? व्हीट देखने को मिलेगा। खास करके जितने भी नॉर्थ स्टेट्स हैं और नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स हैं वहां पर व्हीट का इस्तेमाल जो होता है वो डेली, लगभग लगभग वहां के लोग जो होते हैं वो डेली रोटी वगैरह खाते हैं। ठीक है, इसका जो क्लाइमेट सीजन होता है या फिर इसको कूल मौसम चाहिए होता है क्या, इसीलिए ज्यादा ये कहाँ पर होता है, कब होता है? ये विंटर सीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विंटर सीजन में, जिसमें बोला गया कि क्लाइमेट सीजन में इसका एनुअल रेनफॉल कितने कितने, जैसा 100 सेंटीमीटर के ऊपर राइस में चाहिए, इसमें कितना सेंटीमीटर का अगर एनुअल रेनफॉल चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसमें सनशाइन ब्राइट वगैरह चाहिए ताकि ये पक सके। मतलब क्या, ये चीज हरा रहता है पहले, ठीक है, उसके बाद ये पकता है तो ये कैसा हो जाता है, सनलाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो उसको पकने के लिए एक जो है वो सनशाइन की जरूरत होती है। ठीक है, द टू मोस्ट वीट ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया, जो बोला जा रहा है कि ज्यादातर जो वीट ग्रोइंग रीजन्स हैं वो कौन कौन से? गंगा सतलज प्लेन्स, जहां पर भी गंगा के आसपास का रीजन है वहां पर ज्यादातर जो है एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां वीट जो है बहुत शानदार तरीके से ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ अ डेकन, और डेकन के आसपास जो ब्लैक सॉइल जहां पर है वहां पर भी वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। कौन कौन से स्टेट है भाई? तो ये भी याद रखिएगा, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, एंड राजस्थान। जी, इसमें से कोई भी 5 स्टेट का नाम याद रखिएगा जहां पर ये प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी चीज कंप्लीट होगा। अब आगे आते हैं थर्ड में, मिलेट्स में।
मिलेट्स भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप फूड में इसको मिलाते हैं तो वो आजकल क्या हो रहा है, मोटा अनाज हम लोग जैसे जब बोलते हैं मोटा अनाज है, तो ये मोटा अनाज को आजकल हम लोग खाना बंद कर दिए हैं। ठीक है, पहले के जमाने के लोग जो थे वो बहुत शानदार तरीके से खाते थे, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ज्वार बाजरा होता था अपने आप में ही बहुत ताकत देता है, और आज जो लोग हैं वो धीरे धीरे इसी पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब क्या बोल रहा है, नेचर उन सारे लोगों को फिर से यहीं पर ला रहा है। ठीक है, जितने भी फैशनेबल चीजें हैं उसको छोड़कर अब लोग धीरे धीरे इसको अपना रहे हैं, हाइजीन को, जब से कोविड 19 हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ज्वार बाजरा रागी आर द इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट मिलेट्स हैं, ये सब सारे जो कि पाए जाते हैं हमारे देश में। ज्वार इज रेन फेड क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट, ये रेन फेड क्रॉप मतलब क्या, इसको ज्वार के लिए एक तरीके से आपको पानी वगैरह बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ज्यादातर होता है। बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल में ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, मतलब जहां पर सॉइल जो है वो एक तरीके का सैंड होता है, जैसे थोड़ी थोड़ी कंकड़ आपको देखने को मिलेगी जहां पर सैंडी सॉइल होगा वहां पर, और सैलो ब्लैक सॉइल में इसको एक बार एक तरीके से उपजाया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि कहाँ कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, रागी जो है, रागी ग्रोज बेस्ड ऑन द ब्लैक, रेड और सैंडी या येलोमी या फिर सैलो ब्लैक सॉइल्स में। तो यहाँ में बोला जाए कि जो रागी है वो ब्लैक सॉइल में भी हो जाता है, रेड सॉइल में भी हो जाता है, सैंडी सॉइल में भी हो जाता है, लूमी सॉइल में, मतलब लगभग लगभग हर जगह हमारे देश के हर एक पार्ट में इसका जो प्रोडक्शन है उसका किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु में ज्यादा होता है, कर्नाटका में होता है, उत्तराखंड में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, सिक्किम में होता है, और अरुणाचल प्रदेश में मेजर रागी क्रॉप्स स्टेट है जहां पर ये चीज होती है। तो याद रखिएगा तीन जो क्रॉप्स है, ज्वार बाजरा और एक तरीके से रागी। ठीक है, ज्वार बाजरा और रागी तीन इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि हमारे देश में उगाए जाते हैं। ठीक है, आई होप सो मिलेट्स भी कंप्लीट होगा। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इंडिया पल्सेस से क्या रिलेटेड है। अगर पल्स देखा जाए, बहुत सारे दाल जो होती है हमारे देश में होती है, और इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्या, दाल का। हम लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो दाल का करते हैं, और एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। बोला जाए कि हम लोग प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा करते हैं, और कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करते हैं। जैसे मिल्क में भी अगर अब दूध देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा मतलब जो प्रोडक्शन होता है और एक सबसे ज्यादा एक तरीके से कंज्यूम होता है मिल्क। सेम वही कंडीशन जो है वो आपको पल्सेस में देखने को मिलेगा। पल्स को अगर उगाना है अगर लैंड के थ्रू, तो आप लेस मॉइस्चर चाहिए उसके लिए, एंड कैन सर्वाइव इन अ ड्राई कंडीशन, और उसको ड्राई मतलब ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, वो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर देखा जाए कि बोला जाता है कि डॉक्टर्स वगैरह या सारे लोग बोलते हैं कि दाल जो होता है वो बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, खास करके वेजिटेरियन डाइट्स के लिए, जो मीट मछली नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, उनके लिए। एंड प्रोड्यूस्ड, और ज्यादातर प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। तो ये सब सारे डिफरेंट डिफरेंट दाल हैं जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, है कि नहीं। तो वो सब सारे जो दालें हैं वो एक तरीके से इन सारे स्टेट्स में उगाए जाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। और ड्राई ये चीजें, इसको जरूरी नहीं कि पानी बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ी बहुत पानी से इसका काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग दाल खाते हैं, कौन सी दाल खाते हैं, कमेंट करिए भाई, है कि नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं मेज। मेज मतलब जो भुट्टा, ये भुट्टा भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इसको भी उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है जितना अदर गुड्स को, जैसे जितना ज्यादा फास्ट फूड को आजकल दिया जा रहा है कि लोग भुट्टा वगैरह नहीं खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे ही खाएंगे। तो एक तरीके से वो चीज को हटाकर अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इन सब सारी चीजों से, तो हो सकता है कि हमारे देश में जो है बीमारियां कम हो सके। तो ये एक तरीके का खारिफ क्रॉप है, तो ये याद रखिएगा, खारिफ क्रॉप से ठंडियों में उगाया जाता है। दैट ग्रोस वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो देखो दो एलुवियल सॉइल होता है, मैंने जब सॉइल का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है और एक खादर, एक बांगर। ठीक है, तो बांगर को हम लोग बोलते थे कि ओल्ड एलुवियल सॉइल, और न्यू को खादर बोलते थे, है कि नहीं। तो याद रखना है कि ओल्ड और न्यू एलुवियल सॉइल में ज्यादातर ये सबसे अच्छा किसमें होता है, मेज, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, मतलब जो गंगा के आसपास का रीजन ना हो। ठीक है, क्योंकि गंगा के आसपास के रीजन में क्या होता है कि वो मिट्टी धुल जाती है फिर चली जाती है गंगा में, तो एक तरीके से वो मिट्टी नई एलुवियल सॉइल जनरेट कर जाती है, खास करके रेनी सीजन के बाद। तो रेनी सीजन के बाद ही जनरली इसको लगाया जाता है। तो इसमें टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो करने के लिए। तो ये याद रखिएगा। कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, जहां पर ये मेजरली ग्रोन होता है। तो अगर कोई बोलेगा मेजरली ग्रोन स्टेट्स कौन कौन है, तो आप इसमें से कोई 4-5 नाम याद रखिएगा, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड
मध्य प्रदेश। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ में शुगर केन के बारे में बात किया जा रहा है। शुगर केन मतलब आप लोग चीनी तो खाते ही, शुगर केन तो एक आता है शुगर केन। शुगर केन से क्या क्या बन जाएगा भाई? शुगर केन से आपको देखने को मिलेगा शुगर बनता है, ठीक है, जैगरी बनता है। जैगरी मतलब जो गुड़ होता है ना, जिसको हम लोग गुड़ बोलते हैं, ठीक है, गुड़ बोलते हैं। और फिर बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ से निकल कर आती हैं, खास करके ये दोनों चीजें जो है शुगर केन से निकाली जाती हैं। तो इंडिया जो बोला जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, हमारा देश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का वर्ल्ड में, ब्राजील के बाद। ब्राजील है सबसे पहले है, जो कि एक तरीके से हमारे मतलब अपने देश में शुगर केन को एक तरीके से जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी है। मतलब ये एक तरीके से ट्रॉपिकल रीजन में भी पाया जाता है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पाया जाता है। इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत जरूरी है, मतलब गर्म होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी मतलब जो नमी होनी चाहिए एक चिपचिपाहट वाली, वो जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो जरूरी होता है। और इसमें जो टेम्परेचर जरूरत है इसको होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक अगर किसी भी रीजन में ये टेम्परेचर है तो एक तरीके से इसको उगाया जा सकता है। और ये इसमें रेनफॉल की जरूरत ज्यादा नहीं होती, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक इसमें रेनफॉल की जरूरत होती है। अगर आपने ये रेनफॉल से क्या होता है कि चीजें जो थोड़ी आसान हो जाती हैं, आपको अंडरग्राउंड वाटर ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है। ज्यादातर जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन कौन है? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है। तो ये सब सारे स्टेट्स में बहुत शानदार तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो शुगर केन के स्टिक्स हैं जो कि एक तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेवेंथ में ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है जो कि आपको समझना है। ठीक है, ऑयल सीड्स मतलब वैसे सारे सीड्स जिससे जो है ऑयल को निकाला जाता है, मतलब तेल वगैरह को निकाला जाता है। सनफ्लावर ऑयल होता है, बहुत सारी ऑयल है, कोकोनट ऑयल होता है। तो 2018 में इंडिया जो था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद जो ग्राउंडनट जो है मूंगफली वगैरह जो बोल लिया जाए, तो वो सब का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स के रूप में आता है। 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री यूटिलाइज टू ग्रो डिफरेंट ऑयल सीड्स। हमारे देश में अगर 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है तो उसमें से 12 एकड़ जो है, 12 एकड़ हर साल जो है उसका यूज किया जाता है किसमें? ताकि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कर पाए। मेजर ऑयल सीड्स जो हमारे देश में उगाए जाते हैं वो कौन कौन है? ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, आप लोग सरसों का तेल देखे होंगे, कोकोनट, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड्स, सोयाबीन, सीसमम जिसको तिल का तेल बोलते हैं, है कि नहीं? फिर कैस्टर सीड्स, फिर लेन सीड्स। ठीक है, तो ऑयल क्रॉप्स है मल्टीपल यूजेस। तो आप देखते हैं कि ऑयल को बहुत जगह अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, मसाज में भी होता है उसका इस्तेमाल, अलग अलग चीजों में अलग अलग फूड्स के आइटम्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और उसको रॉ मटेरियल के थ्रू यूज भी किया जाता है, जैसे सोप्स को बनाने में, जो ऑइंटमेंट्स को बनाने में, और कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उसमें ऑयल जो क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंडनट जो है वो खास करके लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स है, यहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा इंक्लूड होता है। ठीक है, वाइल जो लिनसीड एंड मस्टर्ड सारा राबी क्रॉप्स, और जो लिन सीड्स है और मस्टर्ड है वो कौन से क्रॉप्स हैं? राबी क्रॉप्स है। जो सिसमम होता है, सिसमम जिसको हम लोग तिल का तेल बोलते हैं, है कि नहीं? वो आपने मम्मी पापा से सुना होगा तिल का तेल बहुत अच्छा होता है कि नहीं? तो तिल का जो तेल होता है इज अ खारिफ क्रॉप्स, इन तिल के लड्डू भी आते हैं, है कि नहीं? इन नॉर्थ इंडिया एंड राबी क्रॉप्स इन साउथ एशिया। तो यहाँ पर देखा जाए साउथ इंडिया, तो यहाँ पर देखा जाए सीसम जो है खारिफ क्रॉप्स इन नॉर्थ इंडिया एंड राबी क्रॉप्स इन, और वहां पर राबी क्रॉप्स होता है साउथ इंडिया में। राबी क्रॉप्स मतलब जो इसको जनरली जो रेनी सीजन के आसपास में उगाया जाता है, और इसमें एक तरीके से ठंडियों के सीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑयल सीड्स एक इंपॉर्टेंट चीज था जो कि मैंने समझाया। अब आते हैं कि टी के बारे में। अब चाय, आप समझते हैं कि हमारे देश की चाय कितनी फेमस है कि नहीं? बड़े बड़े शहरों में जो है इसकी जो सप्लाई है वो उसको की जाती है। तो इंडिया अभी भी क्या है, 2018 के डेटा के अनुसार देखा जाए, इंडिया रैंक थर्ड अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की। चाइना एंड टर्की के बाद हम लोग 2018 में रैंक कितने थे? थर्ड है। ठीक है, टाइप्स अभी सेकंड भी आ गए हैं, आई होप सो, मैंने रिसर्च किया था तो वहां पर सेकंड पोजीशन पर भारत आ चुका है। टाइप्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो कौन कौन से हैं? टी इज एन इम्पोर्टेंट बेवरेज ऑफ क्रॉप्स, और खास करके इंडिया में बाय ब्रिटिश के जमाने से ही जो हमारी चाय पत्ती है वो बहुत फेमस है,
और बाजारों में बहुत अधिक प्राइस पर वो बिकती हैं। इट इज ए लेबर इंटेंसिव, यहाँ पर जो होता है मशीन वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि अब मान लो कि ऐसे ऐसे टी का प्लांटेशन लगा हुआ है, तो हम मशीन को कहाँ चढ़ा दोगे, है कि नहीं। तो यहाँ एक तरीके से जो इस तरीके की लेबरर होती हैं वो एक तरीके से वहां पर काम करके वो चुन चुन के पत्तों को वहां से तोड़ती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें फ्रीक्वेंट शावर चाहिए होता है, ताकि जो वार्म और मॉइस्ट दोनों रहे, मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। मेजर जो टी है, अब मॉइस्ट फ्रॉस्ट मतलब क्या, कुछ जैसे कि इसको ऐसे देखो ना, कभी भी ये हिली एरियाज में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें पानी अगर रुक गया तो ये पौधे खराब हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से पानी यहाँ से एक बार डाला और पानी नीचे से बह गया, बाहर चला गया, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये मॉइस्चर आ गया इसमें। अब मॉइस्चर आ गया तो वो नमीपन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो होती है लगभग लगभग उसमें धूप आती ही आती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो असम है और वेस्ट बंगाल है। असम और वेस्ट बंगाल में टी नहीं, असम की चाय, वेस्ट बंगाल की चाय, और दार्जिलिंग टी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये सब ज्यादा जो होता है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। उसके बाद केरला में भी और तमिलनाडु में भी इसका प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसको भी देख के चलिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्रॉप्स हो जाएगा, टी क्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा कॉफी। अब कॉफी भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। अब बोला जाए इंडिया इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी ऑफ कॉफी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया में अगर देखा जाए तो गुड क्वालिटी का कॉफी जो हमारे देश के जो बीन से वो बनता है, ठीक है। एज पर द डेटा इन 2018 इंडिया प्रोड्यूसिंग अराउंड 3.2% ऑफ वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन। अगर पूरे पूरे विश्व भर में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 100 केजी का प्रोडक्शन अगर हो रहा है कॉफी बीन्स का, तो उसमें से 3.2% बहुत बड़ा मात्रा है जो कि हमारे देश में प्रोडक्शन होती है। ज्यादातर ये नीलगिरी हिल्स जो कि कर्नाटका में है, केरल और तमिलनाडु में इसका जो ये जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो साउथ इंडिया में है वो इसका प्रोडक्शन वहां पर आपको कॉफी का ज्यादा मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे देश का जो कॉफी है वो एक इम्पॉर्टेंट जो एक नाम है उसका अलग अलग देशों में, और वो एक बहुत ही अच्छी चीज है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। क्लियर। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर क्या बोलते हैं कि वैसे फूड क्रॉप्स जो जितने भी वेजिटेबल्स हैं और जितने भी फ्रूट्स हैं वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आते हैं। तो अराउंड 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया। हमारे देश में 100 किलो अगर सब्जी पूरे विश्व भर में हो रहे हैं तो उसमें से 13 केजी जो सब्जी है वो हम लोग अपने देश में उगाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एक तरीके का वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही होता है, ठीक है। तो इन 2018 इंडिया इज द सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, और इंडिया जो 2018 में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन करता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, जैसे कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है, उसके बाद इंडिया है। और जो इंडिया में दोनों में वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स जो होते हैं वो दोनों में, एक होता है ना कि मौसमी फल होते हैं, मौसमी फल होते हैं, ठंडे में ये फल, गर्मी में ये फल, मतलब हर एक सीजन में आपको देखने को मिलेगा फल की क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंगो है, मैंगो उसको समर में होता है, वो ज्यादा मिलता है। तो एक तरीके से ये जो है वो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है भाई, बनाना है। बनाना कहाँ होता है, मिजोरम, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सबका याद रखना जरूरी है, ठीक है। मैंगो जो है महाराष्ट्र आप सब जानते हैं, हापुस आम, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आ गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। नहीं बोलते हैं कि बंगाली में वो लंगड़ा आम है कि नहीं, या मालदा मालदा आम है कि नहीं, मालदा आम बहुत फेमस है कि नहीं। ऑरेंज हो गया, ऑरेंज कहाँ होता है, मेघालय चिरापुंजी में, जाइएगा कभी चिरापुंजी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और महाराष्ट्र नागपुर में, ठीक है। लीची एंड गुआवा जो होता है उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड में भी होता है, ठीक है। उसके बाद एप्पल्स कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल में। तो ये सब सारे क्रॉप्स होते हैं जो कि एक तरीके का वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जनरली, जो कि हमारे देश में हमारे देश में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर नॉन फूड क्रॉप्स भी आते हैं। अब नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला हो गया रबर। तो रबर क्या हो गया, वो फूड क्रॉप्स नहीं है। जैसे रबर के पेड़ होते हैं बहुत सारे, ठीक है। पेड़ को काट काट के ऐसे काट करके वहां से जो है एक तरीके से निकाला जाता है, वो जो रबर का ऑयल टाइप में निकलता है, मतलब एक तरीके का दूध टाइप में निकलेगा, और उसको फिर एक तरीके से जमाया जाता है, वो रिफाइन किया जाता है, उसको रबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। नेचुरल रबर प्रोड्यूसर का फोर्थ लार्जेस्ट देश है हमारा देश इंडिया। एंड रबर इज मेनली एन जो इक्वेटोरियल क्रॉप्स, जो इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा पाया जाता है, बट अंडर अ सर्टेन कंडीशन
इट कैन बी ग्रोन, बट लेकिन कुछ कंडीशन में अगर लगाया जाए और सही तरीके से उसको अगर मतलब प्रॉपर देखभाल किया जाए तो वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में भी हो सकता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन दोनों में भी इसका जो है इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें जो इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 25 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिड होना चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, सूखापन होना चाहिए, ठीक है, एंड मोर देन, और इसको क्या चाहिए, पानी भी बहुत चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए। पानी कम या ज्यादा क्या ठीक है, मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए होता है। रबर इज ग्रोन इन कर्नाटका, कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में होता है, कहाँ कहाँ होता है भाई, कर्नाटका होता है, तमिलनाडु होता है, अगर आपको देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, तमिलनाडु है, केरला है, ठीक है, उसके बाद आपको मेघालय मिलेगा, मेघालय देखने को मिलेगा। उसके बाद मेघालय में कौन सा, गारो हिल्स में, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो देखिए इस तरीके का पौधा होता है, यहाँ पर इस तरीके का कटिंग होता है, और यहाँ से जो है वो दूध टाइप में निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके का कटिंग होता है, और रबर इस तरीके का दिखता है। तो ये भी देखिए रबर की खेती में बहुत फायदा है, ठीक है, बिजनेस करने का सोचिए भाई रबर की खेती का, है कि नहीं। आगे देखते हैं कि फाइबर क्रॉप जो दूसरा है, एक सिल्क हो गया, रबर के बाद क्या आ गया, सिल्क आ गया। सिल्क भी एक इंपॉर्टेंट तरीके का जो जो फाइबर क्रॉप्स है। तो फाइबर क्रॉप्स में देखा जाए इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून्स ऑफ अ सिल्क वॉर्म। अगर सिल्क वॉर्म देखा जाए तो सिल्क वॉर्म के ककून से एक तरीके से दैट फीड द लिव्स इन द मलबरी प्लांट्स। तो मलबरी प्लांट्स की लिव्स में इसको एक तरीके से फीड करने के लिए उसको रखा जाता है, फिर बाद में इसका क्या किया जाता है, एक तरीके से जो सिल्क है उसको निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म, अगर जो प्रोसेस कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है सिल्क वॉर्म को ताकि उससे सिल्क निकल सके, उसको हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, जो खेती बाड़ी कर रहा है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो अगर कोई सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन कर रहा है, सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन कर रहा है जो कि मलबरी प्लांट्स के लीव्स में ज्यादातर पाए जाते हैं, तो एक तरीके से वहां से उसको जनरेट किया जाता है, उसको हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं। ज्यादातर असम में होता है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश जो लार्जेस्ट सिल्क इन द इंडिया जो प्रोड्यूस करता है। तो सिल्क किस तरीके का है, आपने देखा होगा सिल्क की साड़ी बहुत महंगी आती है कि नहीं, अगर मम्मी वगैरह पहनती होंगी तो। फाइबर क्रॉप्स में आते हैं आगे कॉटन। कॉटन एक इंपॉर्टेंट है, कॉटन देखिए कॉटन का हर जगह इस्तेमाल होता है, कॉटन का खास करके कपड़ों में, क्लोथ्स वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। तो इन 2017 अगर देखा जाए, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा भारत, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉटन ग्रोस वेल इन अ ड्रायर पार्ट ऑफ अ ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब जो बोला जाएगा कि ब्लैक सॉइल में ड्रायर पार्ट में ये खास करके ज्यादा पाया जाता है, और खास करके डेक्कन प्लेटो में। इट रिक्वायर्स, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, और जो लाइट रेनफॉल चाहिए 210, मतलब लाइट रेन चाहिए, ज्यादा रेन नहीं चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए ब्राइट सनशाइन के साथ, मतलब जहाँ सनलाइट वगैरह चमचमाती रहे, कम से कम 210 दिन इसको चाहिए, जहां पर फ्रॉस्ट फ्री डेज रहे, जिसमें ब्राइट साइन हो, प्रॉपर इरिगेशन हो, तभी जाकर ये प्रोड्यूस होता है। इट टेक्स अराउंड 6 to 8 months टू मैच्योर, और करीबन करीबन 6 से 8 महीने लगता है कोई भी एक पूरे खेत को तैयार करने में, पूरे लैंड को तैयार करने में कॉटन का। मेजर क्रॉप जो कॉटन जो है वो उगाते हैं कौन कौन से स्टेट, उत्तर प्रदेश होता है, हरियाणा, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, और मध्य प्रदेश और कर्नाटका। देखिए साउथ वाला जो पार्ट है ना, जो तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां पर फिर आकर कर्नाटका हो गया, तो ये सब सारे स्टेट जितने भी हैं वहां पर बहुत ज्यादा क्रॉप्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर फार्मर्स एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा जो फाइबर क्रॉप्स है। उसके बाद आते हैं फाइबर क्रॉप्स में एक और है जूट के बारे में। जूट कैसे भूल जाए, है ना, जूट की रस्सी आपको, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अभी जब मैंने पिक्चर में दिखाया। तो नोन एज अ गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इट रिक्वायर्स टू एलिवेट टेम्परेचर टू ग्रो, इसको टेम्परेचर को एलिवेट करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है ताकि ये ग्रो हो पाए। इट ग्रोस वेल इन अ ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, जहां पर ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल हो, जहां पर पानी की मात्रा ठीक ठाक ही हो, और फर्टाइल सॉइल हो वहां पर, अ गुड प्लेन एरिया रीजन में, जो कि एक तरीके से विच गेट रिप्लेनिश्ड एंड रिन्यूड एवरी ईयर, वैसा सॉइल जो हर साल जो है वो सॉइल वहां से बदल रही हो, ठीक है। तो वो सब जगह जो होता है ज्यादातर उसका जो है प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जूट इज यूज टू प्रोड्यूस, जूट का इस्तेमाल प्रोड्यूस किया जाता है गनी बैग्स को बनाने में, बैग्स वगैरह बनाने में, यार्न बनाने में, रोप्स रस्सी वगैरह, मैट्स वगैरह बनाने में। जो आर्टिक क्राफ्ट्स में बहुत सारे आर्टिक क्राफ्ट्स आपको देखेंगे जो जूट के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जूट और सिल्क वगैरह रहता है उसमें, ठीक है।
तो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है ज्यादातर, वेस्ट असम में, उड़ीसा में, बिहार में, मेघालय में, जहां पर जूट जो होता है, जैसे जूट की टोकरी है, उसी तरीके का बहुत सारे टोकरियां आपको देखने को मिलेंगी अगर घर में या गांव में आपने देखा होगा। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या क्या हुआ हमारे देश में। अब टेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो हमारे देश में जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, ठीक है, उन्हें अगर देखा जाए 1947 में अगर हमारा देश ज्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव हुआ। तो यहाँ बोला गया कि 1960s में और 1970s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और जब व्हाइट रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के अनुसार कि फ्लड को कैसे रोका जाए, अडॉप्टेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में बढ़ा। फिर 1980 से और 1990s में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह बनाए गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए गए, बहुत सारे कंपनीज खोली गई जो कि एक तरीके से एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे। और उसी साल जो है 1991 में रिफॉर्म भी हुआ था हमारे देश में, जब हमारा जो एग्रीकल्चर था वो ग्लोबल हुआ। बहुत सारे स्कीम्स निकाले गए, जैसे कि कुछ कुछ स्कीम्स के नाम याद रखने हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, कि आप क्या करो कि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लो बैंक से, और वो क्या करेंगे आपको पैसा देंगे, फिर प्लांट वगैरह आप लगा लो उस पैसे से, और उस पैसे जब आप प्लांट को बेचोगे तो उस पैसे को एक तरीके से आप जाके बैंक में दे सकते हो। उसके बाद जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी आया, बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम्स भी निकाले गए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप भी देख रहे होंगे, एमएसपी का नाम बहुत सुने होंगे, है कि नहीं। तो सरकार एमएसपी वगैरह प्रोवाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो याद रखिएगा ये एक मिनिमम अमाउंट होता है जो सरकार, मान लो कि कोई भी अनाज अगर सरकार को बेचती है तो उसको मिनिमम इतना पैसा जो है मिलेगा, और वो मार्केट प्राइस से हमेशा ऊपर रहता है। मान लो कि मार्केट में अगर 2000 रुपए पर क्विंटल अगर कोई गेहूं बेच रहा है, तो अगर सरकार के पास अगर वो जा रहा है बेच रहा है तो वो उसको 2200 का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि बाजार में 3000 का बिक रहा है और सरकार 2200 को ले रही है, तो आप बाजार में बेच दो भाई। लेकिन सरकार जो है वो एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर देती है खेती लगाने से पहले। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या रहा है भाई हमारी इकोनॉमी में, कि हमारा इकोनॉमी जो ग्रोथ हुआ है या एम्प्लॉयमेंट जो ग्रोथ हुआ उसमें हमारे देश का जो एक तरीके से क्या हालत रहा है। तो बोला गया कि 52% ऑफ टोटल इंडियन वर्कफोर्स, हमारे देश में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 52% जो लोग हैं वो अभी भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन 52% खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उतना जो है वो हमारे देश की जीडीपी में, हमारे जीडीपी में या हमारे देश की इनकम में वो उतना जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 30% जो है वो इनकम यहाँ से जनरेट है, मतलब 50% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 30% पैसा ही पूरे देश का, मतलब मान लो कि 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 रुपया जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो 100 रुपया जनरेट हो रहा है, तो उसमें से 30 रुपया ही कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। और कितने लोग काम कर रहे हैं, 52 लोग काम कर रहे हैं, 52 लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अलग अलग तरीके की रिसर्च करती हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए, एनिमल ब्रीडिंग के लिए, वेटनरी डॉक्टर्स सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ मेट्रियोलॉजीज, वेदर फोरकास्टिंग, बहुत सारी चीज पर इंप्रूव किया गया है ताकि जो हमारे देश में इंप्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ाया जा सके। ठीक है, लेकिन इवन दो द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जीडीपी इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट जनरेटिंग अ सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। हमारे देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश का जो खेती वाला सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, वो उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी हम लोगों को बहुत सोचने की जरूरत है और किस तरीके से हम लोग इसको आगे लेके चलें। अब फूड सिक्योरिटी के बारे में बात किया जाए तो मनमोहन सिंह की सरकार से ही, मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ही फूड जो सिक्योरिटी का शुरुआत करा था कि भाई वो लोग फ्री अनाज देंगे जो लोग भूखे रह जाते हैं। तो इन इंडिया द रिमोट एरियाज आर हाईली प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, बहुत सारे जगह है जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फूड सप्लाई, जहाँ फूड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। द गवर्नमेंट हैज डिजाइन अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि दो कंपोनेंट से मिला हुआ। तो सरकार ने क्या करा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो एक बनाया जाए जहां पर सारे लोगों को अनाज जो है वो मिल सके। तो उसमें दो चीज, एक है बफर स्टॉक और एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन कार्ड से जो जितने भी सारे अनाज जो बांटे जाते हैं तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है, जो पीडीएस सिस्टम होता है जिसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं। एक होता है बफर स्टॉक, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, कि जो क्या करता है सारे अनाज को स्टॉक करके रखता है और जब जरूरत होती है तो एक तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ बोला गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर अ प्रोक्यूरमेंट
कि कहाँ से कितना अनाज आ रहा है, वो सब सारी चीजों का डिटेल एनालिसिस करना और अपने पास हमेशा रखना। द एफसीआई प्रोक्योर अ गुड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। और जो मैंने बताया था कि जो एफसीआई होता है वो फूड क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स लेता है किससे, फार्मर से। किस प्राइस पर, एमएसपी पर। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो गवर्नमेंट देती है किसानों को, और वो पहले रेट बता देती है कि आप लोगों को इस साल इतना पैसा हम देंगे, ठीक है, और वो मार्केट रेट से हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे रहा। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो फूड क्रॉप्स है वो एक तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टेड मतलब बोला गया कि हमारे देश में 1991 में रिफॉर्म हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, ठीक है। अब जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब उसी साल के बाद से, जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट बंदा थे कौन, मनमोहन सिंह, जिन्होंने ये काम करा था, जिसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी कंपनीज है वो फॉरेन जाने लगी और वहां पर चीजों को बेचने लगी। तो 1990 में इंडिया एक्सपोज हुआ और बहुत सारे चैलेंजेस निकल के आए। डिस्पाइट बीइंग अ मेजर प्रोड्यूसर, हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं राइस को, अभी मैंने बताया, जूट को भी, टी को भी करते हैं, कॉफी करते हैं, स्पाइसेस करते हैं, बहुत सारे मसाले को भी। लेकिन इंडिया इज अनेबल टू कम्पीट विद डेवलप्ड कंट्रीज, की जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूएसए वगैरह, जैसा यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, या फिर जो आपको देखने को मिलेगा जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसके साथ हम लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर को सब्सिडी दी जाती है, बहुत सारी छूट दी जाती है, जिसकी वजह से वहां पर सस्ती जो है वो बनाई जा सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ पावरफुल सप्लीमेंट दैट हेल्पिंग टू क्रिएट अ न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स। क्या हो रहा था, पहले हम लोग को सीड्स जो था उतने अच्छे मात्रा में नहीं देखने को मिलता था, तो आजकल क्या हो रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जा रहा है, जेनेटिक तरीके से जो है सीड्स को तैयार किया जा रहा है, और धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। जहां पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि ये जमीन इतना ही था, लोग पहले 100 रह रहे थे, लेकिन अब पॉपुलेशन अब 200 हो गए, उसी तरीके से 300 हो जाएंगे, मतलब जमीन तो उतना ही रहेगा ना। तो आप लोगों को रहने के लिए या तो पेड़ काटना पड़ेगा, या तो फिर एक तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको मतलब कम आपको जगह चाहिए होगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत शानदार तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को बहुत सारी मशीनरी वगैरह जो है बहुत शानदार तरीके से उपलब्ध है और एक इफेक्टेड प्राइस पर, ठीक है। तो आई होप सो ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। सारे क्रॉप्स को मैंने डिटेल में डिस्कस करा है। इसका नोट्स जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, अगर आप लोग व्हाट्सएप पर एक बार हाई करके भेज दीजिएगा तो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।